हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, क्या काम है डीएनए पॉलीमरेज का, प्रोकैरियोट यूकैरियोट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या कुछ उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। बुक से पढ़ने के बाद मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ उसमें बुक की एक भी लाइन छोड़ती नहीं हूँ। बुक को बेसिकली शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर देती हूँ, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और लर्न करने में काफ़ी आसानी होती है, समझने में काफ़ी आसानी होती है। बुक की रीडिंग काफ़ी टाइम बोरिंग लगने लगती है जब हम रोज़ एक ही काम करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ अट्रैक्टिव से शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना कर लाती हूँ, तो आप सपोर्ट कीजिए। और आज का टॉपिक जो है वो CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से CSIR नेट क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डेफिनेटली इस पर एक पॉलीमरेज पर तो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, क्या काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो डीएनए सिंथेसिस मतलब रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस किससे होगी, रेप्लिकेशन से ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है उसको। मतलब रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन टाइप चलता रहता है, जिसको कैटेलाइज करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए पॉलीमरेज के बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकती है। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ही होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। दोनों के अंदर ही बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ डीएनए रिपेयर के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कुछ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की सिंथेसिस को या फिर रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है और रेप्लिकेशन करवाता है। इसी की वजह से रेप्लिकेशन होती है। अगर डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर हम देखें इसके टाइप्स के बारे में, तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट हो सकता है और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रैंड को एज ए पेरेंट स्ट्रैंड यूज़ करेगा एंड उससे न्यू डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट के अंदर ये विदाउट किसी डीएनए की हेल्प के ही बनाएगा, तो ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हो जाता है। CSIR के नेट के जो क्वेश्चन हैं या फिर CSIR जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, टेम्पलेट डिपेंडेंट फर्दर सब डिवाइडेड होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एंड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए पर ही डिपेंडेंट होगा। मतलब डीएनए से ही क्या बनाएगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। देखो, सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए टेम्पलेट। डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करेगा, एज ए पेरेंट स्ट्रैंड उसको यूज़ करेगा एंड उससे क्या बना देगा, न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए टेम्पलेट जो है, इससे क्या बन जाएगा, डीएनए टेम्पलेट से बन रहा है यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट से क्या बन रहा है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रही है, और उस न्यू डीएनए स्ट्रैंड से क्या बन गया, आरएनए बनता है। नॉर्मल जो प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए बनने के बाद आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसलेशन की हेल्प से। तो नॉर्मली क्या होता है
कि डीएनए टेम्पलेट से क्या बनता है, नया डीएनए बनता है, और नए डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। ये एक पूरी प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट कि किस तरीके से सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी। ठीक है, डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रही है। लेकिन जो दूसरा टाइप है, जैसा हमें नाम से पता चलता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए नाम आया है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आरएनए का रोल आएगा, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है। आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके, आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके डीएनए की सिंथेसिस करना। अभी हमने नॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या देखा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इधर जो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या करता है, ये आरएनए से डीएनए बनवा रहा है। तो कुछ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड ऑन आरएनए टेम्पलेट। आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा एंड उससे डीएनए बनाएगा, उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर या फिर किसी ने अगर नोटिस किया था तो वो क्या था, टामिन एंड बाल्टीमोरे ने। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ई कोलाई की। ई कोलाई के अंदर किस टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है। ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई क्या है, ई कोलाई है हमारे पास एक बैक्टीरिया है, और बात यहाँ पर हो रही है प्रोकैरियोट की। बैक्टीरिया है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा। तो इसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रेजेंट होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो फर्दर सब डिवाइडेड होता है टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं ये रिपेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम कभी रिपेयर पढ़ेंगे तब हम फोर्थ एंड फिफ्थ को डिस्कस करेंगे। आज हम रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग्स ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को, इनकी स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ई कोलाई के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए पोल फर्स्ट की हम बात करें। डीएनए पोल फर्स्ट जो है, जो हमारा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, डीएनए पोल फर्स्ट का दूसरा नाम भी रखा गया है, क्या, कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम इसका ये नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी आर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी, और उसको अपने इस काम के लिए क्या, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, और ये पहला डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ई कोलाई के अंदर डिस्कवर होने वाला पहला डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये हो गया। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होती है, मोनोमेरिक मतलब एक यूनिट, एक ही स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट हो, ये नहीं कि एक ये यूनिट हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरीके से बड़ी ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिट होती है इसकी। अब देखो फंक्शन ध्यान से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा एंड न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाएगा, ये इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलते हुए क्या कर सकता है, ये कट कर सकता है न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। पॉलीमरेज का मतलब हो जाता है डीएनए की सिंथेसिस करने वाला, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने वाली एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब ये कट करेगा। ठीक है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, मतलब जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में तो डीएनए सिंथेसिस होगी, इस तरीके से चीज़ें मूव कर रही होंगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। तो अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है तो ये पीछे मुड़ेगा, देन उसको कट करेगा। आगे बढ़ भी गया है तब भी इसको बाद में पता चलता है, पीछे मुड़ेगा, उसको कट करेगा। सपोज ये डीएनए की स्ट्रैंड है, यहाँ पर आ चुका है पोल फर्स्ट। ठीक है,
ये क्या करेगा, यहाँ पर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया था तो यहाँ पर पीछे वापस दे जाएगा, वापस से मुड़ के उसको काट सकता है, इसलिए इसको 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोला गया है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रिप्सिन से कट करें, अगर हम इसको ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट करें तो वैसे बात है ये ट्रिप्सिन क्लीव करेगा, इसको 2 पोर्शंस में इसको क्लीव कर देगा, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। यहाँ पर जो सी टर्मिनल होगा इसका साइज बड़ा होगा और इसको हम बोलेंगे क्लैनोफ्रेगमेंट, और एन टर्मिनल स्मॉलर होगा। ठीक है, इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम है नहीं। सी टर्मिनल बड़ा होगा, क्लैनोफ्रेगमेंट इसको बोला गया है। तो ये 2 एक्टिविटी सी टर्मिनल शो करेगा, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एन टर्मिनल की बात करें तो जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, अब देखो ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी पॉलीमरेज के पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, केवल पोल फर्स्ट के पास ही होती है, इसलिए इसको प्राइमर रिमूवल में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो अगर हम इसके फंक्शन देखें किस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पर इसकी लो प्रोसेसिविटी होती है और लो ही पॉलीमराइजेशन रेट होता है। ठीक है, लेकिन इसको प्राइमर रिमूवल के अंदर जो इसकी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उसकी बदौलत इसको प्राइमर रिमूवल की जैसे प्राइमर रिमूवल में यूज़ किया जाता है। डीएनए रिपेयर के अंदर भी इसका रोल होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी 5' to 3' डायरेक्शन में कट करनी होती है न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पर इसी का रोल आएगा, गैप फिलिंग में भी ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पोल फर्स्ट। देन पोल सेकंड की बात करें तो इसका कोई ख़ास रोल होता नहीं है, इसका कोई ख़ास रोल होता नहीं है, नॉर्मल ये वही एक्टिविटी शो करेगा 5' to 3' पोल एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मोनोमेरिक होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम आता है डीएनए पोल थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ई कोलाई के अंदर। देख लेते हैं इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, क्या ये फंक्शन शो करता है, क्या कुछ इसकी स्ट्रक्चर रहने वाली है। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे कि मोनोमेरिक हैं सारे, पोल फर्स्ट देखा मोनोमेरिक था, पोल सेकंड देखा वो भी मोनोमेरिक था, मतलब एक ही यूनिट से मिलकर के बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमें 10 पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलेंगे, 10 यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हम इसको बोल सकते हैं। हाई पॉलीमराइजेशन रेट होता है। अभी तक हमने देखा कि पोल फर्स्ट का और सेकंड का लो पॉलीमराइजेशन रेट होता है, लेकिन पोल थर्ड के अंदर हमें हाई पॉलीमराइजेशन रेट देखने को मिलेगा, हाई प्रोसेसिविटी देखने को मिलेगी। प्रोसेसिविटी का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे हैं डीएनए पोल थर्ड जब तक वहाँ पर प्रेजेंट है, डीएनए के साथ अटैच है, जब ये डीएनए से डिसोसिएट होगा तो तब तक कितनी एवरेज न्यूक्लियोटाइड ये ऐड करवा देता है, दैट इज़ हाई, इसकी प्रोसेसिविटी हो जाती है। और अगर हाई प्रोसेसिविटी किसी के पास प्रेजेंट है, मतलब जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाएगा तो क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद जाता है होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स। होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स के तौर पर ये प्रेजेंट होता है, जिसमें एक तो कोर एंजाइम आ जाता है और इसके कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कौन सा कोर एंजाइम है और उसके एडिशनल कंपोनेंट्स क्या हैं वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। इससे बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। देखो डीएनए पोल थर्ड होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स के तौर पर प्रेजेंट है। पोल थर्ड से तो इसकी स्ट्रक्चर से तो इतने क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर 2 कॉपीज ऑफ कैटालिटिक कोर। कैटालिटिक कोर क्या हो गया, अल्फा एप्सिलन एंड थीटा। अल्फा एप्सिलन और थीटा को कलेक्टिवली क्या बोला गया है, कैटालिटिक कोर। अल्फा एप्सिलन और थीटा मैंने यहाँ पर एक बार ही लिखा है, ये एक कॉपी हो जाती है। 2 अल्फा 2 एप्सिलन 2 थीटा इस तरीके से प्रेजेंट होंगे एंड अल्फा एप्सिलन और थीटा को कैटालिटिक कोर बोला गया है कलेक्टिवली। ठीक है, इसकी 2 कॉपीज हो गई, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई इसके पास। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फिर उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डाइमराइजेशन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। देखो ये डाइमराइजेशन कंपोनेंट है, इसकी भी 2 कॉपीज होती है। डाइमराइजेशन कंपोनेंट क्या है, टो है, ये टो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिविटी कंपोनेंट या फिर स्लाइडिंग क्लैंप। प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है बीटा। 2 कॉपीज होती हैं इसकी, सभी की मैंने सिंगल कॉपी लिखी हुई है। अब
ऐसा मत सोचना कि जैसे ये बीटा मैंने 2 बार लिख दिया तो ये इसकी 2 कॉपीज मैंने लिख दी, नहीं, ये सिंगल कॉपी है। डिट्टो ऐसा ही प्रेजेंट होगा, ऐसी एक कॉपी और प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद आ जाता है क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर और गामा कॉम्प्लेक्स, जितनी सब यूनिट यहाँ पर यूज़ हो रही, 10 पॉलीपेप्टाइड हमने स्टार्टिंग में देखे थे, जितनी सब यूनिट यूज़ हो रही उसमें जितने बच गए वो सारे इसमें क्लैंप लोडर के अंदर या फिर गामा कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ी सी। ये देखो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से अल्फ़ा प्रेजेंट है दोनों साइड में, और अल्फ़ा के बाद ये यहाँ पर एप्सिलन है, ये जो है ना, ये दोनों, ये एप्सिलन है और इसके नीचे है थीटा। तो ये कैटालिटिक कोर हो जाता है। एक कॉपी कैटालिटिक कोर की इधर हो गई और एक इधर हो गई कैटालिटिक कोर की। ठीक है, उसके बाद डाइमराइजेशन कंपोनेंट की 2 कॉपीज़ हैं। एक कॉपी ये हो गई डाइमराइजेशन कंपोनेंट की टो वाली, और एक कॉपी इसकी ये हो गई। उसके बाद बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, बीटा हमने देखा था स्लाइडिंग क्लैंप, ये रहा। एक कॉपी इसकी ये हो गई और एक कॉपी इसकी ये हो गई, 2 कॉपी हो गई इसकी भी। और फिर आता है गामा कॉम्प्लेक्स, और ये गामा कॉम्प्लेक्स अटैच करवाता है डीएनए के साथ। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ये गामा कॉम्प्लेक्स क्या करवाता है, अटैच करवाएगा डीएनए के साथ, और ये इस तरीके से रेप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा। अब इंडिविजुअली इन सभी के अलग अलग फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ा का फंक्शन क्या है, ये थीटा का क्या फंक्शन है, एप्सिलन का क्या है, बीटा का क्या है, ये सब हम अलग से देखने वाले हैं। देखो, अल्फ़ा, एप्सिलन एंड थीटा तीनों क्या हो गए, कैटालिटिक कोर के अंदर। एक ही यूनिट है ये, तीनों किस में आ जाते हैं, कैटालिटिक कोर। ठीक है, कैटालिटिक कोर के अंदर आ गए। अल्फा का फंक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी करना, और एप्सिलन का काम होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग से मतलब समझते कि कोई चीज़ गलत तो ऐड नहीं हो गई, कोई न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया तो ये उसको तुरंत करेक्ट करेगा, वापस मुड़ेगा, कट करेगा, देन दूसरा न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया जाएगा। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो अल्फा का फंक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा, एप्सिलन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। थीटा क्या करेगा, थीटा इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम करेगा। ठीक है, थीटा क्या करेगा, इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम करेगा। थीटा एप्सिलन की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम करेगा। देन आ जाता है हमारे पास प्रोसेसिविटी, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करेगा, जैसा कि हमने देखा था प्रोसेसिविटी कंपोनेंट इसका नाम था। तो बीटा जो स्लाइडिंग क्लैंप है, स्लाइडिंग क्लैंप क्या करेगा, प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करेगा, मतलब स्पीड से न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाएगा, जिससे डीएनए सिंथेसिस जो है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं गामा कॉम्प्लेक्स एंड टॉ के बारे में। ये देखो यहाँ पर गामा कॉम्प्लेक्स, गामा कॉम्प्लेक्स को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, ये तो हो गया था हमारे पास स्लाइडिंग क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप हो गया था, और गामा कॉम्प्लेक्स ये स्लाइडिंग क्लैंप लोडर हो गया था। मतलब ये इसको गामा कॉम्प्लेक्स जो है बीटा को लोड करवाएगा डीएनए के ऊपर। ठीक है, गामा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, बीटा को, और बीटा अटैच होगा पूरी सब यूनिट के साथ, पूरी जो यूनिट्स हैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट उनके साथ अटैच होगा। तो इस तरीके से गामा कॉम्प्लेक्स है वो डीएनए के ऊपर लोड करवाता है, इसको अटैच करवाने का काम करता है। और इसके लिए ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, इसमें यूज़ करता है एटीपी को, स्लाइडिंग क्लैंप को डीएनए के साथ अटैच करवाएगा एटीपी के यूज से। देन उसके बाद टो पर तो काफ़ी बारी क्वेश्चन आया भी है कि डायमेरिक स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करके रखता है। तो डायरेक्ट ऐसा ही आया कि डायमेरिक, कई बार आया कि डायमेरिक स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है। तो डायमेरिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो डाइमराइजेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पोल थर्ड। थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कैटालिटिक कोर हो जाता है। ये देखो कैटालिटिक कोर, ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, एप्सिलन एंड थीटा, ये इतना क्या हो गया हमारे पास कैटालिटिक। ठीक है, कैटालिटिक
ये इतना क्या हो जाता है हमारे पास, कोर एंजाइम या कैटालिटिक कोर जो कुछ भी हम बोलते हैं, ये हो गया। उसके साथ अटैच होता है स्लाइडिंग क्लैंप। उसके साथ क्या अटैच है, क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप, बीटा क्लैंप या फिर स्लाइडिंग क्लैंप, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और इसको डीएनए के ऊपर लोड करवाने का काम पूरे स्ट्रक्चर को कौन करता है, ये गामा कॉम्प्लेक्स करता है, जिसके अंदर ये इसकी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, हमारा क्लैंप लोडर है। अब देखो, ये तो डीएनए के साथ अटैच करवाएगा, यहाँ पर कोई डीएनए की ये स्ट्रक्चर हो गई, डीएनए डबल स्टैंड होगी 5' टू 3' 3' टू 5', इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर हो जाती है। ये देखो, अब देखो, ये क्लैंप लोडर हो गया, बीटा क्लैंप हो गया, और ये यहाँ तक क्या हो गया, कोर वाला हो गया। और ये नीचे जैसा हम देख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर को ये लिंक करने का, इसीलिए इसका नाम क्या है, डायमराइजेशन कंपोनेंट है, क्योंकि ये डायमेरिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इन दोनों को लिंक करके रखा है, और ये डीएनए के साथ अटैच करवाएगा। ये इसको क्या करेगा, डीएनए के साथ अटैच करवाएगा। जैसे ये डीएनए है, ये हो गया हमारा डीएनए 5' टू 3' एंड 3' टू 5', ठीक है। इसने इसको डीएनए के साथ अटैच करवा दिया। और ये जितना इसका काम होता है, जो भी इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलीमरेज एक्टिविटी हो जाती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो जाती है, जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके साथ ये कलेक्टिवली ये उन सबको परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, या फिर मेरे शॉर्ट नोट्स आपको सही लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।